अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। और ये है Redmi Note 14 का रिव्यू आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ यूजेज। और आज के टाइम में दो कंपेटिटर फोन्स भी हैं, तो एक्सपीरियंस की बात करते हैं और बात करते हैं कि ये 50,000 रुपए से नीचे अब आ गया पाकिस्तानी मार्केट में। हम इसको क्यों बाय करें, सभी कंफ्यूजन आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और मजीद इस फोन को किसी फोन से कंपैरिजन भी करना चाहें, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, टोटली रिव्यू होगा। स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं कि क्या आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन साइज मिलेगा, क्या बिल्ड क्वालिटी मिलती है। हम जरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ही बात करते हैं और मैं इनको दो फोन्स के साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करूंगा। एक टेक्नो कैमन 30 है और एक इन्फिनिक्स का नोट 40 है। ऑल्दो ये दोनों फोन डिसकंटिन्यू हो गए, इनके नए सक्सेसर आने वाले हैं अगले महीने तक। लेकिन हम उससे पहले ये बात करते हैं कि 50,000 से अंडर ये फोन पिछले साल वाले फोन्स को कितना कंपीट करता है। अब सबसे पहले इस फोन की अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, देखो राउंडेड कॉर्नर्स दिए गए हैं, स्लिम लाइट वेट फोन है और इस दफा कैमरा मॉड्यूल पीछे डाल दिया, थोड़ी लुक में अपीलिंग डाल दी है और कलर्स भी अच्छे दे दिए हैं। जैसा कि अभी अगर मिट वाला कलर देख रहे हो तो ये फ्रॉस्टेड लुक में आता है, स्क्रैच नहीं पकड़ता, फ्रेम बड़ा मैट फिनिशिंग में है, इनहैंड फील अच्छी आती है। थिकनेस भी अराउंड जो है ना वो 8.16 कर दी है, वेट भी जो है 196 ग्राम के वेट कर दिया। वेट इंप्लीमेंट अच्छा मिला और इसको हमने विदाउट कवर जो है ना 1.5 महीना जो है चलाया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी स्क्रैच वगैरह अभी तक नहीं पड़ा है, तो उस हिसाब से ड्यूरेबल है। दूसरा ये कि IP54 की रेटिंग मिलती है। ऑल्दो इस पैसों में बहुत सारे ऐसे फोन्स भी आते हैं जो कि IPS पैनल के साथ आते हैं IP60 रेटिंग के साथ, बट स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंस इस फोन में देखने को मिल जाती है। बाकी बटन प्लेसमेंट्स मुझे ओके देखने को मिली हैं। उसके अलावा एक एडवांटेज ये है कि भाई एक्स्ट्रा स्पीकर ग्रिल भी ऊपर वाली साइड पर है और एक आयर ब्लास्टर है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर 3.5 का जैक अवेलेबल है, जो कि आपको सैमसंग के A16 में नहीं मिलता और ऊपर वाली साइड पर है, तो आप यस सस्ती हैंड फ्री 3.5 जैक वाली भी जो है वो यूज कर सकते हो। और अपर साइड पे है तो पॉकेट में रखते हुए ये भी नहीं होगा कि वो हैंड फ्री टूट जाएगी, तो ये चीज मुझे अच्छी देखने को मिली। बट आते हैं कुछ डिस्प्ले वाली साइड पे। अब देखो भाई, डिस्प्ले में अगर इसको मैं आज के टाइम में टेक्नो कैमन 30 या इन्फिनिक्स के नोट 40 के बेजल एक्सपीरियंस से कंपेयर करूंगा, तो इसके बेजल्स मुझे बड़े फील हुए हैं। इवन राउंडेड कॉर्नर जरूर है बट डेफिनेटली यहाँ पर बेजल्स बड़े हैं। बट वहीं पर इस दफा आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की जनरेशन मिलती है, जो कि Redmi Note 13 में गोरिल्ला ग्लास 3 की थी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे ओके देखने को मिला है और साथ के साथ यहाँ पर वाटर टच वगैरह या अगर ऑयल वगैरह भी लग जाता है तो इस दफा वो टच भी सपोर्ट देखने को मिलती है। और TUV रेलेंट की बहुत सारी सर्टिफिकेशन, जैसे कि ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन है, एंटी फ्लिकर सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें इस फोन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। आउटडोर विजिबिलिटी में 1200 से 1800 का पीक ब्राइटनेस निट्स मिलता है। अब सभी चीजें ओके देखने को मिली हैं। टच स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, तो यहाँ मुझे कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज उस लिहाज से नहीं लगा। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं इसको सिर्फ दो फोन से कंपेयर करता हूं तो उनका बेजल एक्सपीरियंस से बेटर है। उनके डिस्प्ले डे लाइट में ब्राइटर थे बट इंडोर लाइट में डेफिनेटली यहाँ पर कलर अच्छे हैं। वाइड 1L1 सपोर्ट करता है, तो OTT प्लेटफॉर्म भी फुल HD रेजोल्यूशन पर जो है ना हम देख सकते हैं। यहाँ मुझे वो इशू फील नहीं हुआ। बेजल एक्सपीरियंस का मुझे एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज लगा है। ऑल्दो गोरिल्ला ग्लास 5 इस चीज को कवर भी कर सकता है। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है 10 सेकंड वाला, वो सपोर्ट मिलती है, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बाय करना चाहते हैं आज के टाइम में, तो इस प्राइस सेगमेंट में लैक ऑफ 5G हार्डवेयर और अच्छे हार्डवेयर आपको सभी कंपनीज एक ही तरह का हार्डवेयर ऑफर करती होंगी। इधर वो G99 हो, G99 अल्ट्रा हो, G100 हो, G100 अल्ट्रा हो, अल्टीमेट हो, सभी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की स्पेसिफिकेशन या ऑफर करेंगे आपको। परफॉर्मेंस बस UI का डिफरेंस होने वाला है। अब ये फोन 2025 के जनवरी में लॉन्च हुए, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 14 आया आउट ऑफ द बॉक्स। वैसे ये G99 अल्ट्रा के साथ आता है, 6nm है, 2.2 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड लेके आता है, UFS 2.2 का स्टोरेज है, 8GB 128GB का रैम और रोम का वेरिएंट आता है, 8GB 256GB का रैम और रोम का वेरिएंट आता है। बेंचमार्क स्कोर भी 4 लाख के अराउंड जो है ना वो G100 हो, G99 हो, सभी ये हिट कर लेते हैं। लेकिन कंपनी ने ये मेंशन किया था कि 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स होंगी इन फोन के अंदर। ऑल्दो Redmi Note 13 में अभी तक एंड्रॉइड 15 की प्रॉपर अपडेट नहीं है और ये फोन भी एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, तो भाई यहाँ पर आपने यही समझना है कि ये मैक्सिमम जो है ना आपको ऑफर करेगा एंड्रॉइड 16 से 17 तक की अपडेट। इससे ऊपर की अपडेट आपको ऑफर करने वाला नहीं है। अच्छी बात यह है कि अब मिड रेंज सेगमेंट है ये वाला पाकिस्तान में, तो अपडेट्स मिल जाती हैं लेकिन जल्दी मिलनी चाहिए भाई। मतलब 1 साल गुजर गया Redmi Note 13 को, उसके अंदर नहीं आई, अब इसके अंदर कब आती है कब नहीं। मेरी ये उम्मीद थी कि हाइपर OS की एटलीस्ट जो है ना 2.0 की अपडेट जो है वो आ जाएगी। वैसे हाइपर OS 1.0 के साथ उसके बाद मतलब अपडेट आती रहती है, सिक्योरिटी पैच लेवल की 4 अपडेट्स मिलेंगी। गेमिंग के हिसाब से जो G99 हो या G99 अल्ट्रा हो, ये 40 FPS जायरो बेस्ड गेमिंग ऑफर करता है। नो डाउट अगर मैं आज के टाइम में कुछ IPS पैनल या यूनिसॉक का जैसा कि S25 अल्ट्रा आता है आईटेल की तरफ से, उसके अंदर तो जायरो की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो उससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर उससे गेमिंग अच्छी है, बट डिसेंट गेमिंग हैंडल कर सकता है। टॉप ऑफ द नॉच पबजी नहीं मिलेगी, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलोगे तब भी आपको 40 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है।
तो डेफिनेटली फॉर अ कैजुअल यूजेज यू कैन कंसीडर इट। हमने इसको जो यूज़ किया है, रैम लोडिंग और ये सारी चीज़ें ठीक देखने को मिल रही हैं। हाइपर ओएस 1.0 को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज 2.0 में कर दिया गया, जहाँ पर एनिमेशन स्मूथ हो गई, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो गई। अभी भी थोड़ा सा मुझे फील होता है जटिलनेस ये है कि जैसे कोई एप्लीकेशन ऑन करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम ले जाता है हाइपर ओएस। बट आई थिंक Xiaomi को अपनी यूआई पे बहुत ज़्यादा या Redmi को अपनी यूआई पे बहुत ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में लोग जब कोई मिड रेंज सेगमेंट या मिड अपर रेंज सेगमेंट का फ़ोन ले रहे होते हैं तो उनके लिए यूआई एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, और जो अपडेट रोल आउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। वैसे अगर आप डिसेंट यूजेज के लिए लेते हो, कैजुअल यूजेज के लिए लेते हो, तो डेफिनेटली ये वाला हार्डवेयर आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको डेडिकेटेड गेमिंग करनी है, तो डेफिनेटली ये फोन या ये हार्डवेयर आपके लिए नहीं है। लेकिन भाई कैमराज में थोड़ी सी चेंजिंग भी मिलेगी। इस रेंज के अंदर ज्यादातर फोन हमें 50 मेगापिक्सल ऑफर करते हैं, तो ये फोन रियर साइड पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर लेके आता है, लेकिन कोई भी OIS नहीं मिलेगी। जहां पर टेक्नो का 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, इन्फिनिक्स में भी कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, 50 मेगापिक्सल ही मिलता है। बट हम थोड़ा एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। अब भाई रियर कैमरा में इस दफा आपको Redmi Note 14 में 1080p 60 fps मिलता है, बट अगर हम लोग थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो Redmi Note 14 के अंदर वो स्टेबलाइजेशन नहीं है जो कि टेक्नो कैमन 30 में मिलती है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 1080p 30 fps पे सपोर्ट करता है, डेडिकेटेड स्टेबल मोड आपको ऑन करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी स्मूदर वीडियोस मिल जाती हैं। बट एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी फोन बाय करते हो बॉक्स पैक वाला, तो आपको कैमराज ये 3 फोन ही बेटर ऑफर करेंगे। बाकी अगर आप इसको Samsung A16 से कंपेयर करते हो, Vivo Y200 से, Y100 से कर लो, ओप्पो के Reno 12F से कर लो, 4G वाले से, Realme के 13 4G से कर लो, वो इनसे बेहतर आपको प्रोसेसिंग नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं। ये 3 फोन ही बेटर हैं। तो वीडियोस के अंदर 1080p 60 fps के अंदर देखोगे थोड़ा क्रॉप सेंसर जरूर हो जाता है Redmi का Note 14, बट यस वीडियोस अच्छी बनाता है। और मतलब अनएक्सपेक्टेडली जो 1080p 60 fps है उस पर स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेटर है बिकॉज ऑफ क्रॉप सेंसर एज कंपेयर टू बोथ अदर फोन्स। तो हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली जो डिटेल है वो अच्छी है। लेकिन वहीं पर हम लोग कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो फोटोज़ के अंदर मुझे लगता है कि किसी किसी सिनेरियो पर रेडमी को बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। स्पेशली अगर ये डायरेक्ट लाइट आ रही हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो हाईलाइट्स ब्लोन आउट कर गया है चेहरे पे। इस तरीके से डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करते हैं तो वो भी चीज़ की थोड़ी सी कमी मुझे नजर आई है। जूम करने के बाद डिटेल अच्छी मेंटेन जरूर करता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आज के टाइम में लोगों को अगर कैमरा सेंट्रिक डिवाइस लेनी हो तो उनकी उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। बट बॉक्स पैक फोन्स के हिसाब से देखा जाए तो प्रीटी डिसेंट तीनों ही फोन्स उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं है। किसी सिनेरियो में टेक्नो कैमन 30 बेहतर नजर आया हमें, किसी सिनेरियो में हमें इन्फिनिक्स Note 14 ने भी अच्छा रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया, लेकिन ज़्यादातर सिनेरियो में सारे ही फोन्स जो है ना वो हाईलाइट्स को ब्लोन आउट कर देते हैं। लेकिन Redmi के Note 14 में एक एडवांटेज ये है कि ये डायनामिक रेंज या HDR को ठीक तरीके से बैलेंस कर लेता है, जो स्काई का कलर है वो बैलेंस कर लेता है। बट येस डेफिनेटली जो ह्यूमन स्किन है वहाँ पर आके स्ट्रगल करता है। लेकिन अगर क्लोजअप शॉट्स लेते हो ना तो वहाँ पर जो इसकी जो फोटोज़ हैं वो काफ़ी हद तक क्लोज टू नेचुरल कलर्स प्रोवाइड करती हैं। बाकी दोनों फोन्स के अंदर थोड़े से बूस्टेड कलर नजर आए, बट दैट डजंट मीन ये आपकी अपनी प्रेफरेंस भी हो सकती है। बट मैं अगर एक नेचुरल लुक पसंद करूंगा, मुझे कलर प्रोफाइल थोड़ा सा नेचुरल चाहिए होगा तो Redmi Note 14, लेकिन अगर मुझे बूस्टेड कलर चाहिए होंगे तो टेक्नो कैमन 30 और इन्फिनिक्स Note 40 भी अच्छा काम करते हुए नजर आए हैं। बाकी ये तीनों ही फोन कोई अल्ट्रावाइड सेंसर तो लेके नहीं आते हैं, बस आपको मैक्रो सेंसर मिल जाता है और साथ के साथ एक आपको जो है ना वो डेप्थ सेंसर मिल जाता है। बट ये चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, बस 108 मेगापिक्सल की ऑप्शन से Redmi Note 14 में बेटर मिल जाती है। अब फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो इस दफा 13 मेगापिक्सल की जगह 20 मेगापिक्सल मिल रहा है, बट स्टिल 1080p 60 fps फ्रंट कैमरा में नहीं है, 1080p 30 fps है जो कि टेक्नो और इन्फिनिक्स के फोन में मिलता है। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो जाती है, इवन 2K की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p 60 fps फ्रेम थोड़े स्मूदर हो जाते हैं। लेकिन कलर प्रोफाइल Redmi का मुझे थोड़ा नेचुरल लगा है, दोनों का बाकी का थोड़ा कलर चेंज करता है। जैसा कि हाईलाइट्स देखोगे इन्फिनिक्स के फोन में तो बैक साइड पे ब्लोन आउट होती हुई मिल रही थी, चेहरे की डिटेल उस तरीके से मेंटेन नहीं रख पाता है, और स्टेबलाइजेशन में भी आके कहीं ना कहीं थोड़ा सा डंडी मार जाता है इन्फिनिक्स का फोन। बट फोटोज के अंदर जो कलर प्रोफाइल, जो डेप्थ ऑफ फील्ड, जो डेप्थ सेपरेशन है वो Redmi Note 14 की दोनों ही फोन से बेहतर है, लेकिन दूसरे नंबर पर टेक्नो कैमन 30 बेहतर है। तो ये चीज़ों का आपने डिफरेंस देख लेना। और एक और चीज़ का डिसएडवांटेज है Redmi Note 14 में, जैसा कि फ्रंट कैमरा में टेक्नो और इन्फिनिक्स का फोन भी जूम ऑफर करता है, इस तरीके से रियर कैमरा के अगर पोर्ट्रेट्स को कंपेयर करते हैं तो रियर कैमरा के पोर्ट्रेट्स के अंदर Redmi Note 14 में वो 2x जूम नहीं मिलता जो कि टेक्नो कैमन 30 और इन्फिनिक्स के Note 40 में मिलता है, जिसके बाद थोड़ी आई प्लीजिंग पिक्चर भी हो जाती है। और थोड़ा क्रॉप सेंसर के साथ साथ वो जो ऑब्जेक्ट का फोकस है वो सही तरीके से मेंटेन करते हैं दोनों ही फोन्स, और ज़्यादा अच्छा या आई प्लीजिंग एक पोर्ट्रेट बुके इफेक्ट आपको बाकी दोनों फोन्स के अंदर मिलेगा, जो कि Redmi Note 14 में थोड़ा सा आपको क्लोजअप में जाके जो पोर्ट्रेट शॉट लेना पड़ेगा, वो तो 2x वाला जो है ना ऑप्शन वो मुझे स्टिल मिसिंग नज़र आता है। बट उसका एक हल ये है कि अगर आपने नॉर्मल फोटो ऐप से 2x पर कोई भी फोटो कैप्चर कर ली है, आप गूगल फोटोज ऐप में जाके उसमें ब्लर
एज इट इज़ ऐड कर सकते हो, तो वो भी पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये एक जुगाड़ है जो आप लगा सकते हो। बट कैमरा में तीनों ही फ़ोन्स को अगर मैं नंबर देता हूँ तो 7 नंबर 10 में से दूंगा। डेफिनेटली चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, मतलब कैमरास की ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो सकती है, लेकिन आज के टाइम में ये 3 ऑप्शंस हैं, तो तीनों फ़ोन्स को बराबर नंबर मैं देना चाहूँगा कैमरा में। बाकी कुछ एआई के फीचर्स जो कि 2025 के स्टार्ट में रेडमी नोट 14 में मिलते हैं, जो कि आपको टेक्नो के और इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में उतने नंबर्स ऑफ एआई फीचर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये पुरानी जनरेशन की। अब नई अपडेट आएगी तो पता नहीं है कि तब आ जाएँ कि आ जाएँ। अभी फिलहाल दोनों के अंदर अपडेट नहीं है, ऑल्दो दोनों ने भी वादा किया हुआ था कि अपडेट आएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको एआई इरेजर जैसा देखने को मिल जाता है, और एआई स्काई और गूगल जेमिनी इमेज जनरेशन, जेमिनी ओवरले, इस टाइप के जो है ना वो आपको एआई फीचर थोड़े से लाइफ को आसान बनाने के लिए रेडमी नोट 14 में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस वाले स्टीरियो साउंड मिल जाते हैं। ऊपर वाला स्पीकर अराउंड 40-45% काम करता है। बॉटम वाला स्पीकर का जो बैलेंस किया गया है वो 50-55% का किया गया है, 55 से 60% का किया गया है। तो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी है, चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 4G VoLTE की सपोर्ट है। अभी तक तो डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड उस हिसाब से G99 के हिसाब से ठीक देखने को मिली है। वाईफाई सपोर्ट की बात करते हैं तो वाईफाई कॉलिंग के साथ साथ वाईफाई 5 की सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 की सपोर्ट करता है। NFC पेमेंट्स के लिए NFC अवेलेबल है, लेकिन रेडमी के फ़ोन्स को कुछ एडवांटेज ये भी होता है कि एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको एक IR ब्लास्टर मिल जाता है। अभी रात ही की बात है, मेरे कमरे का एसी के रिमोट घूम गया, तो मुझे एक रेडमी के फ़ोन से कनेक्ट करके जो है वो यूज़ करना पड़ा। ऑल्दो टेक्नो के फ़ोन में भी आ जाता है, बट डेफिनेटली IR ब्लास्टर तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक फ़ोन के अंदर, जब आपके पास आपके घर का टीवी का रिमोट या एसी का रिमोट घूम गया, तो वो यूज़ करने के लिए थोड़ी सी होती है। और मी रिमोट ऐप में सभी तकरीबन जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आती हैं उनका ऑलमोस्ट एक्सेस आपको ईजिली देखने को मिल जाता है। फ़ोन इस दफ़ा 5500 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है। 33 वॉट वायर चार्जिंग स्टिल यहाँ मिलती है, बट 70 वॉट टेक्नो वाली या 45 वॉट इन्फिनिक्स से थोड़ा सा नंबर कम आपको नजर आएगा। बट डेफिनेटली 33 वॉट का स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको मुझे लगता है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड 33 वॉट तो होना चाहिए। और 5500 mAh को चार्ज करते हुए 1.5 घंटा आराम से ये फ़ोन ले जाता है। और स्क्रीन ऑन टाइम जो हमने नोटिस किया है विथ 50% ब्राइटनेस, अगर 4G VoLTE चल रहा है तो ऑलमोस्ट 7 घंटे का बैटरी बैकअप ऑफर करेगा। अगर वाईफाई ऐड करते हैं और 4G नहीं चलाते, 50% पर इसकी जो ब्राइटनेस अगर आप रखते हैं डिस्प्ले की, तो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करें या गेम करें, मतलब आपने जो है वो मीडिया देख रहे हैं। बट हमारा ये अंदाज़ा है, जो हमने इंडोरेंस निकाली है, वो 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम विद वाईफाई कनेक्टिविटी ये फ़ोन ऑफर कर देता है। और इस दफ़ा 4 साल की बैटरी की भी थोड़ी सी, या सर्टिफिकेशन कह लें या जिम्मेदारी कंपनी ने ऑफर की है कि यहाँ पर जो है ना वो आपको अराउंड 4 साल की बैटरी की ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है। मतलब 4 साल का साइकिल जो है वो ये बैटरी जो है वो ऑफर करेगी। तो डेफिनेटली 4 साल तक पता नहीं ये फ़ोन बचता है कि नहीं बचता, डेड ही ना हो जाए कितने। लेकिन ओवरऑल ये है रेडमी नोट 14 का रिव्यू। राइट नाउ रिव्यू बनाने का मकसद, ये 2 फ़ोन जो है वो डिसकंटिन्यू हो गए, और आज से पहले हम लोग यही कहते हैं कि दीज आर द बेस्ट फ़ोन इन दैट प्राइस सेगमेंट इफ़ यू वांट टू बाय टेक्नो एंड इन्फिनिक्स फ़ोन। लेकिन अगर थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो अगले 4-5 महीने मुझे ये लगता है कि अपने एमोलेड पैनल, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग G99 अल्ट्रा, और मतलब अगर अपडेट आ जाती है तो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इस टाइप के कैमरा के साथ दिस इज़ द ओनली चॉइस फॉर यू। अंडर 50 के 8GB 128GB का वेरिएंट मिलता है। बाद में प्राइस कट लग जाए 8GB 255, फिलहाल 5253 का है, लेकिन इससे भी नीचे आ जाए तो डेफिनेटली ये एक थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। और तब जब अगर प्राइस नीचे आती है तो तब के हिसाब से हम अलग रिव्यू करेंगे। हो सकता है किसी और फोन की भी प्राइस नीचे आ जाए, तब हम लोग जरूर करेंगे। राइट नाउ इफ यू आर सर्चिंग अ फोन, तो दीज 3 फोन्स आर चॉइसेस अंडर 50 के, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। बट डेफिनेटली अगर आप इन्फिनिक्स और टेक्नो नहीं बाय करना चाहते तो आपके पास रेडमी की चॉइस बनती है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है फॉर दिस टाइप ऑफ रीजंस, जो कि मैंने आपको आज के टाइम में इस रिव्यू में बताए हैं। आई होप ये रिव्यू आपको हेल्पफुल गुजरा होगा। स्टिल इफ यू वांट टू कंपेयर दिस फोन विद एनी अदर फोन, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपने ये फोन को कंपैरिजन करना है कि नहीं करना। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।